क्लास है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज डिस्कशन किया जा रहा है टेस्ट पेपर 20 का। यहाँ पे डिस्कशन करना है यहाँ पे टेस्ट पेपर 20 टेस्ट पेपर 20 का डिस्कशन है। क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में लिखा गया द ड्रग्स विच इज़ नॉट अ ट्रैंक्विलाइजर, तो इसका आंसर हो जाएगा इबाबोफ्रेन। इब्यू प्रो FEN इबुप्रोफेन। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर को देखो। ये पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड और ये पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O और ये H और यहाँ से ये साउथर्न। ये इनका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे ये इब्यूप्रोफेन जो होता है इज अ प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव्स होता है। प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव्स होता है। प्रोपेनोइक एसिड कौन है पता है आपको? ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। और फिर यहाँ से इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखो ये 1, ये 2 और ये 3, और फिर यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और ये 4 पोजीशन पे क्या जुटा हुआ है। फिर यहाँ से इसकी 1 नंबरिंग कर लो, 1 डैश, ये 2 डैश और ये 3 डैश हो जाएगा। तो ये प्रोपेनोइक एसिड है ऊपर में, उसी का ये डेरिवेटिव्स है। 47 के अंदर क्या होता है? 47 में एक कंपाउंड दिया हुआ है। कहता है कि ये होमोमर्स है, तो कहना कोपॉलीमर है। ये कोपॉलीमर होता है। 48 में लिखा हुआ है, 48 में ऐसा लिखा हुआ है, ये ब्रिजहेड और ये ब्रिजहेड होगा, तो इसका नाम होगा बाईसाइक्लो 2,2,1, 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। उसके बाद कहता है ए नाइट्रोजीनस कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड गिव्स अ डेरिवेटिव्स व्हिच गिव्स ए ग्रे, ब्लैक, सिल्वर with Talens reagent. The functional group
इन नाइट्रोजन कंपाउंड इज NO2 ग्रुप हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड 49 क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 49 को देखना। यहां से मान लो कि ये NO2 ग्रुप लिखा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन, इस पे जिंक डस्ट और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना होता है। तो ये फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है। ये डबल बॉन्ड, ये पोजीशन पे NH और ये OH हो जाएगा। ये फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस की स्ट्रक्चर देखो। यहां पे ये पोजीशन पे H और ये OH हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये H और ये OH हो जाएगा। ये 3 OH और फिर ये H हो जाएगा। फिर यहाँ पे H और ये OH हो जाएगा 4th, और 5th पे ये CH2OH, ये 6 हो जाएगा, और ये फिर ये हो जाएगा। यानी इसका आंसर ये हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखो। 51 में ये लिखा हुआ है OH एंड देन यहां पे लिखा रहा NH2 लिखा रहा। इसी पे एक रिएक्शन करानी होती है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ। तो यहां पे ये N2 प्लस और ये Cl माइनस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिखा होगा, और इस पे एक रिएक्शन करानी होती है डाइल्यूट NaOH के साथ। डाइल्यूट NaOH के साथ एक रिएक्शन कराना होता है। तो यहां पर ये और ये पोजीशन तो ब्लॉक है, तो रिएक्शन क्या पे हो जाएगी, इसी पैरा पोजीशन पे ये रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये पोजीशन पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, देन ये पोजीशन पे ये NH2 हो जाएगा, और ये N डबल बॉन्ड N, और यहाँ से ये PH हो जाएगा। ओके। उसके बाद 52 के अंदर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ये 52 है, इसको देख लो। यहाँ पे ये पोजीशन पे लिखा रहा OH, देन यहाँ पर ये CH3 लिखा रहा। इस पे रिएक्शन कराना है क्लोरोफॉर्म NaOH एसिडिफिकेशन कराना है, तो यहीं पर प्रोडक्ट बनेगा। यानी इनका रिएक्शन कराना है क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये OH हो जाएगा, और यहाँ पर ये CHO ग्रुप हो जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा। ये रिएक्शन RTR रिएक्शन कहलाता है, राइमर टाइमन रिएक्शन कहलाता है। इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो डाइक्लोरोकार्बीन होता है। ठीक है। अब क्या कहता है कि इस पर Br2Fe के साथ रिएक्शन कराओ। भाई ये X बन गया,
इस पे एक रिएक्शन कराना होता है Br2 Fe के साथ एक रिएक्शन करानी होती है, तो कहता है इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर ये एक्टिवेटर है और यहाँ प्रोडक्ट को हिंड्रेंस हो जाएगा, तो यही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ से इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये OH, देन ये पोजीशन पे CHO, देन ये पोजीशन पे CH3 हो जाएगा और इन्हीं पोजीशन पर ब्रोमीन आकर के लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखो। क्वेश्चन नंबर 53 में ये एनालीन लिखा हुआ है। 53 में एनालीन लिखा हुआ है, ये एनालीन लिखा रहा। इस पे एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना, तो ये CH3, यहाँ पे CO और ये Cl, इससे रिएक्शन कराना है। तो ये H इस क्लोरीन के साथ माइनस HCl बाहर हो जाएगा और ये बनाएगा, ये पोजीशन पे NH, ये CO एंड देन ये पोजीशन पे CH3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इस पे CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस बन जाएगा। तो रिएक्शन कराओगे ना, तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो CH3 प्लस हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। ये पोजीशन पे NH और ये CO, देन यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा। ये लोन पेयर इस रिंग के पाई के साथ कंजुगेशन में होगा, रिंग एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्हीं पोजीशन पे CH3 आकर के जुड़ जाएगा। जुटने के बाद क्या होगा, फिर इस पे H प्लस और H2O के साथ रिएक्शन कराना होता है, तो ये रिएक्शन यहीं पे टेक्स प्लेस हो जाएगा और यहाँ पे ये बना लेगा NH2 एंड देन ये क्या होगा CH3 और कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस CH3, ये COOH, ये अलग हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया 53। 54 में क्या कहता है उसको देखो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 में है कि RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये RC ट्रिपल बॉन्ड N, यदि इस पे आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यहाँ पे H3 ये O प्लस हो जाएगा। इस पे हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, RCOO, ये H हो जाएगा। उसके बाद कहता है इस पे डाइएज़ोमीथेन से रिएक्शन कराओ, तो डाइएज़ोमीथेन क्या होता है, CH2, ये N2 होता है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, R, ये COO, देन ये CH3 हो जाएगा। कैसे बना, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये N2 माइनस और CH2 माइनस और N2 प्लस होता है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, तो CH3N2 हो जाएगा। यानी मैकेनिज्म क्या बनेगा, ये R, ये COO माइनस और ये CH3 और ये क्या होगा बोलो, N2 प्लस हो जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन इस पे अटैक करेगा, N2 यहां से लीव कर जाएगा। तो N2 जब लीव कर जाएगा तो क्या लिख सकते हो, यहां पे R COO, देन ये CH3, यानी एस्टर बन जाएगा। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एस्टर बन जाएगा। ये हो गया 54। उसके बाद आ जाओ 55 में। 55 में कहता है कंपाउंड X C4H8O gives positive haloform test but does not gives 2,4-DNP derivatives.
तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ये पोजीशन पे ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ये OH हो जाएगा और यहीं पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। 55। उसके बाद 56 में आ जाऊं। 56 में क्या है, 56 में ये पोजीशन पे ये COCH3 के साथ रिएक्शन कराना है, ये PCl5 का, PCl5 ये कीटोन है, तो POCl3 यहां पे अलग हो जाएगा और ये बना लेगा क्या, ये ऐसा बनाया, ये पोजीशन पे Cl, फिर यहां पे ये Cl हो जाएगा, फिर यहां पे ये Cl एंड देन ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे एक्सेस सोडियमाइड NaNH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इस पे एक्सेस सोडियमाइड NaNH2 के साथ रिएक्शन कराओ, तो ये Na प्लस और NH2 क्या होगा बोलो, माइनस हो जाएगा। तो ये फंक्शनल, ये अल्फा और ये बीटा हो जाएगा, तो NH2 माइनस इस बीटा को ट्रैप करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन यहां से लीव कर जाएगा। समझे बात आया, इट्स ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी दफा रिएक्शन होगी तो ये फाइनल ऐसा प्रोडक्ट बना लेगा, यहां पे ये C ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या हो जाएगा बोलो, ये CH हो जाएगा। ठीक है, 56 हो गया। 57 के अंदर क्या होगा, 57 में ये कैनिजारो रिएक्शन लिखा हुआ है, तो यहां पे स्लोएस्ट स्टेप कहता है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर जो होगा ना, वो स्लोएस्ट स्टेप कहलाएगा। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। ठीक है, 57। 58 में क्या होगा देखो, फिफ्टी एट में यहां पे ये लिखा रहा, ये H2, ये N और ये डबल बॉन्ड, ये पोजीशन पे NH एंड देन ये पोजीशन पे लिखा रहा NH2 लिखा रहा। ठीक है, इस पे क्या करते हैं, H प्लस की रिएक्शन करा दो। तो इस पे H प्लस की रिएक्शन कराओगे ना, तो यहां पे इसी लोन पे इलेक्ट्रॉन से इसका रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, यहां पे ये H2, यहां पे N और ये डबल बॉन्ड, ये NH2 प्लस एंड देन यहां पे ये NH2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे रेजोनेंस हो जाएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन लाके यहां रख देगा, तो इसका रेजो स्ट्रक्चर क्या होगा बोलो, ये H2, यहां पे N, ये डबल बॉन्ड, यहां पे C, देन फिर NH2, इस पे प्लस चार्ज एंड फिर क्या होगा बोलो, ये NH2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इस पे रेजोनेंस हो जाएगा कि यहां पे ये लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको रेजोनेंस लाके लिख देगा, तो यहां पे इसकी रेजो स्ट्रक्चर क्या होगी, तो ये H2, यहां पे ये N, फिर ये पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड C, यहां पे ये NH2, ये डबल बॉन्ड और ये NH2 क्या होगा बोलो, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे ज्यादा ना P हो जाएगा, P के बाद फिर R हो जाएगा, R के बाद फिर Q एंड देन सबसे कम S हो जाएगा। यानी अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो 58 का आंसर
ए हो जाएगा। उसके बाद 59 में आ जाओ। 59 में क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 में ऐसा लिखा हुआ है, ये डबल बॉन्ड लिखा रहा और ये पोजीशन पे ये ऐसा लिखा रहा। क्वेश्चन क्या है सुनो, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। कारण क्या होगा, देखो यहां पे ये sp2 कार्बन है, उसके साथ sp3 और ये sp3, तो यहां पे 2 और यहां पे 1, यहां पे 3 अल्फा H हो जाएगा, 3 अल्फा H, 3 हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो क्या जाए, कंपाउंड डी इज लीस्ट स्टेबलाइज एट इज कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ आ जाओ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कौन नहीं करेगा, तो वो ये होगा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड बनाएगा। इसका जो एनायन बनेगा वो एनायन कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो एनायन ऑफ दिस कंपाउंड, एनायन ऑफ दिस कंपाउंड, एनायन ऑफ दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये हाईली डीएस्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, तो हम लोग यही तो रखें, फिर नेक्स्ट पेपर का डिस्कशन किया जाएगा। ओके, थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, टेस्ट पेपर 20 का डिस्कशन है। इनऑर्गेनिक पोर्शन का हम लोग डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड बोहर ऑर्बिट एंड दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन देखिए बोहर मॉडल पे है और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एटम का नाम नहीं लिया है, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई का नहीं लिया है, तो यहाँ जेड वगैरह की वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है। तो हमारा रिलेशन हो जाएगा E2 माइनस E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ पे 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर का ये जो डिफरेंस हुआ वो 3/4 के प्रोपोर्शनल हुआ। और इसी तरह से E3 और E2 का करेंगे तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर हो गया 4 और 3 स्क्वायर हो गया 9, तो 9 माइनस 4/4 इंटू 9, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और 9 माइनस 4 का डिफरेंस हुआ पाए, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 9 ऊपर चला गया, तो 3 9 जा 27/5, ये हमारा आंसर हो गया। तो बी आंसर करेक्ट हो गया। ओके, यानी कि एनर्जी का जो कांस्टेंट है वो किसी भी यूनिट में हो वो भरने की ज़रूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस यहाँ n1 n2 से आप ये वैल्यू निकाल लेंगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस। तो यहाँ देखिए जितने भी आयंस हैं सब एक्वस हैं, यानी सोल्यूशन में हैं, यानी हाइड्रेशन हुआ है, यानी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन यहाँ इन्वॉल्व है और हाइड्रेशन स्फीयर बन रहा है। और आपने पढ़ा कि स्मॉलर आयन हाईली हाइड्रेटेड, तो और डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो रेडियस बढ़ती है, तो ऊपर वाले की रेडियस छोटी है, लेकिन वही जब एक्वस आयन है, हाइड्रेटेड आयन है, तो उसी का साइज सबसे बड़ा है और उसको हम कह देते हैं हाइड्रेशन स्फीयर। तो कह देंगे हाइड्रेशन स्फीयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जो कि नॉर्मल स्टेट में है। तो हमने उस तरह से अरेंज किया, तो पोटेशियम का एक्वस आयन हाइड्रेटेड आयन सबसे छोटा होगा, सोडियम का हाइड्रेटेड आयन उससे बड़ा होगा, और लिथियम की हाइड्रेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, तो एक्वस आयन इसका सबसे बड़ा होगा।
और इस तरह से हमारा आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग ICl2 माइनस आयन। तो सबसे पहले हम लोग ICl2 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें। तो यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सराउंडिंग 2, निगेटिव चार्ज सब ऐड किया तो 7 + 2 9 और ये 10 और 10/2 5 और 5 आने पे sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ देखिए सराउंडिंग एटम 2 हैं, जो बॉन्ड पेयर 2 हैं और लोन पेयर होंगे 3, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नंबर आया था 5। और लोन पेयर कहाँ को प्रीफर करते हैं, तो इक्वाटोरियल पोजीशन को। बॉन्ड पेयर कहाँ प्रीफर करते हैं, एक्सियल को। तो इस तरह से लोन पेयर इक्वाटोरियल और बॉन्ड पेयर एक्सियल पे जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर डी हुआ, यानी सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का डाइपोल मोमेंट से रिलेशन है और पूछा जा रहा है कि किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, ए का कि बी का कि सी का कि डी का। तो यहाँ पे हम देखें कि रिंग और क्लोरीन के बीच यानी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को मान लें हम x। तो ये देखिए यहाँ ये दोनों डाइपोल अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, कैंसिल कर दिए, केवल एक x बचा। यहाँ पे क्या हुआ, ये x हुआ और इस दोनों का रिजल्टेंट भी यहीं से जाएगा, तो ये 2x हो गया। यहाँ पे ये कैंसिल कर दिया और यहाँ का रिजल्टेंट x हो गया, तो ये सिंपली x हुआ। और यहाँ देखिए दोनों अपोजिट हैं, दोनों ने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो मैक्सिमम इसका होगा, इन दोनों का बराबर होगा और इसका सबसे कम होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग आर्डर में तो भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेशन है और डाइहेड्रल एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो आप वैल्यू को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि गैस फेज में मॉलिक्यूल आइसोलेटेड हैं और जब सॉलिड स्टेट में है तो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है और इस बॉन्डिंग से किनारों पर ही, यानी किनारों के एंगल को डाइहेड्रल एंगल कहते हैं, तो वहाँ पे जो है प्रेशर पड़ेगा साइज को छोटा करने के लिए। तो सॉलिड स्टेट में डाइहेड्रल एंगल छोटा होगा गैसियस के कंपैरिजन में। तो हमको देखना है कि गैसियस फेज में x डिग्री है और सॉलिड स्टेट में y डिग्री है, यानी पहला बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए। इस सीक्वेंस में हमने देखा, तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH इन वाटर। अब NaOH को जब हम डिजॉल्व कराएंगे वाटर में तो सॉल्युबिलिटी क्या है, 100 ग्राम वाटर में किसी सॉल्यूट को हम मैक्सिमम डिजॉल्व करेंगे, उसकी टेंडेंसी है। और सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ सॉल्यूट का इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो कम होगा, बॉन्ड टूटेगा और आसानी से ब्रेक होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है, जब हम NaOH को वाटर में डालेंगे तो ये प्रोसेस है हाईली एक्सोथर्मिक, यानी NaOH का एक्वस सोल्यूशन बना और यहाँ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो कि निगेटिव है, हाईली निगेटिव है, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ जो हम सॉल्युबिलिटी के बारे में विचार करते हैं कि सॉलिड या लिक्विड सॉल्यूट हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ प्रोसेस एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ ली चैटेलियर प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम आंसर देंगे। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे वो एंडोथर्मिक होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड के बजाय रिवर्स चली जाएगी। तो इसका मतलब फॉरवर्ड जाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं बल्कि कम करना होगा। तो हमारा आंसर होगा बी। और यहाँ वही ली चैटेलियर प्रिंसिपल की टेक्निकलिटी है, इसी को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि लेड के हैलाइड के +2 के हैलाइड में, तो +2 का हैलाइड आयनिक होता है लेड का इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाते, और जब हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसका आयनिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ए। और यहाँ पे पोटेशियम हैलाइड है और इसका किसी दूसरे हैलोजन से एक्सचेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दूसरा हैलोजन कंपाउंड के अंदर के हैलोजन को तभी डिस्प्लेस कर सकता है जब X डैश की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से अधिक हो। यानी कि अगर X फ्लोरीन हो तो क्लोरीन उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्लोरीन को फ्लोरीन तो डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे बताना है कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया 69 का कि पहला ही सेट पॉसिबल नहीं है। ओके,
सॉरी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 68 स्किप कर गए, 68 को करते हैं। नाइट्रेट विच व्हेन हीटेड गिव्स ऑफ ए गैस आर ए मिक्सचर ऑफ गैस विच कैन नॉट रीलाइट द ग्लोइंग स्प्लिंटर, यानी कि ग्लोइंग स्प्लिंटर को कौन सा जला नहीं पाएगा, यानी नॉन सपोर्टर ऑफ बर्निंग होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन को नहीं निकलना चाहिए। यानी कि दिए गए मेटल के नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो किसमें ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ देखिए अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन, तो यहाँ भी स्प्लिंटर रिलाइट हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ भी निकलेगा। जैसे लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है वैसे ही थर्मल डिकम्पोजिशन सिल्वर नाइट्रेट का भी होगा, और यहाँ भी Ag2O और यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन निकलेगा। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रस ऑक्साइड और फिर जो है H2O निकलेगा। और यही आपने देखा था कि अभी जल्दी ही लेबनान में यही एक्सप्लोजन हुआ था, और इसी से जो है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है 70, कह रहा है फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो रिएक्शन देख लो, है ना, सॉरी हाँ, फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये दोनों गैसें निकलती हैं, तो हमारा आंसर ए हो गया करेक्ट। अब पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग द कलरलेस स्पीसीज कौन है, तो कलरलेस वही होगा जो या तो D0 कैटायन हो या D10 हो, यानी D1 से D9 का जो आयन होगा वो तो कलर्ड होता है। आपने पढ़ा है कि DD ट्रांजिशन होता है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ टाइटेनियम +4 में है D0 हो गया, यहाँ कोबाल्ट जो है +3 में है D6 हो गया, यहाँ कॉपर +1 में है तो D10 हो गया, और यहाँ निकिल +2 में है तो D8 हो गया। तो D6 और D8 आयन जो है कलर्ड होंगे और D0 और D10 आयन कलरलेस होंगे, तो हमारा आंसर हो गया इस लिहाज से D। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कर रहा है लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज एसिडिक। हमने पढ़ा है कि ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ वो मोर एंड मोर एसिडिक होते जाते हैं, और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो बेसिक होते हैं। तो यहाँ पे जो है यही स्टेटमेंट जो है उल्टा लिखा हुआ है, तो हमारा जो यहाँ इनकरेक्ट बताना है तो सुटेबल आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 73 नाइट्रेट के ब्राउन रिंग टेस्ट से रिलेशन रखता है, और यहाँ आपको मालूम है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसका नाम है पेंटा एक्वा नाइट्रोसीलियम आयरन फर्स्ट सल्फेट। और यहाँ पे ये देखो सल्फेट पे 2- चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 2+ चार्ज है, और यहाँ NO के बजाय NO+ बनता है, क्योंकि NO से NO+ का जो है बॉन्ड ऑर्डर NO का 2.5 होता है, NO+ का 3 होता है, तो एक्वस सोल्यूशन में ये NO+ के रूप में जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यानी आयरन +2 से +1 में आ जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +1 है, जिससे कन्फिग्रेशन D7 हुआ। जब D7 हुआ तो इस तरीके से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 होगा, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे सुटेबल हो गया बी। अब आपने पढ़ा है कि D8 कन्फिग्रेशन में, आपको बताया था कि D8 कन्फिग्रेशन में केवल निकिल का टेट्रासाइनाइड ही स्क्वायर प्लेनर है, बाकी सारे कंपाउंड जो हैं वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। लेकिन D8 कन्फिग्रेशन का आयन अगर 4 लिगेंड हैं और चारों सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं, और किसी भी प्रकार का हो, वीक फील्ड या स्ट्रांग फील्ड, तो ग्रुप नंबर 10 का +2 आयन यानी D8 कन्फिग्रेशन में पैलेडियम और प्लेटिनम के सभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा। तो यहाँ हमारा आंसर ये हो जाएगा 74 का डी। अब 75 पे आते हैं कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर पहचानने के लिए हमको सबसे पहले
ये देखना है कि अगर जो कॉम्प्लेक्स है तो उसमें बाइडेंटेट लिगेंड है कि नहीं, तो बाइडेंटेट लिगेंड दिख जाए। उसके बाद ये देखना है कि अगर बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर होगी और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होगी। लेकिन जब बाइडेंटेट लिगेंड तीन के तीनों सेम हो और सिमेट्रिकल हो तो उस केस में क्या होगा कि ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, तो वो केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही शो करता है। तो हमारा आंसर यहाँ 75 का डी हो गया। ओके, तो मुझको लगता है कि ये डिस्कशन आपको वैल्यूएबल हुआ होगा और वैसे आई होप कि जो है आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ओके, थैंक यू। देखो बेटा, ये टेस्ट 20 जो आपको 22, 8 और 20 को रखा है उसका ये डिस्कशन है। हम क्वेश्चन नंबर 76 से 90 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। 76 में देखिए क्या है, कह रहा डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड NH4HS है, NH4HS है, HS ये डिसोसिएट करता है, ये NH3 और ये HS है। देखिए यदि मान लीजिए कि इसमें से ये इसका मोल A है, ये 0 और 0 है, और A में से X मोल डिसोसिएट करेगा तो ये X और ये X, देखिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसका प्रेशर P है, इसका प्रेशर P है। अब आप बता दीजिए कि PT टोटल प्रेशर 2P होगा और टोटल प्रेशर मुझे देखिए 1.2 ATM दिया हुआ है, तो 2P इक्वल टू 1.2 हो गया, तो P इक्वल टू क्या हो गया 0.6। अब यदि Kp लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर P और H2S का पार्शियल प्रेशर भी P, ये P स्क्वायर होगा यानी 0.6 का होल स्क्वायर यानी 0.36 ATM स्क्वायर, ATM स्क्वायर। ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 आइए 77 में कह रहा है इन अ सॉल्यूशन 0.1 m CH3COOH, 0.1 m CH3COOH और 0.1 m HCl का मिक्सर है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। यदि हम इसमें H+ आयन के कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो देखिए ये 0.1 अल्फा ये लिखेंगे और प्लस 0.1 इंटू 1, H की संख्या 1 ये लिखेंगे। तो ये देखिए ये काफ़ी, चूंकि वीक एसिड है तो ये काफ़ी कम होगा, तो इसलिए इसे लगभग 0.1 ही बोल देंगे, 0.1 इंटू 1, और इसलिए pH यदि बोला जाएगा यानी 10⁻⁻1 बोलेंगे तो pH इक्वल टू -log 10⁻⁻1 यानी क्या बोलेंगे 1। क्वेश्चन नंबर 78 में आ जाइए। 78 में देखिए कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 m ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट यानी H2C2O4 ट्वाइस H2O, ये हुआ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, ये 6.3 ग्राम है। कह रहा है मेड टू 250, इसको हमने क्या किया 250 ml बना दिया। देखिए द वॉल्यूम ऑफ 0.1 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्स फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 10 ml, तो इसका 10 ml लिया, ये देखिए ये 10 ml लिया और इसे हम लोग NaOH से न्यूट्रलाइज किया। ये साफ कर रहा है कि इसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं। इसकी नॉर्मलिटी 0.1 n दिया हुआ है, हमें इसका वॉल्यूम पूछा गया है। तो अब आप बता दीजिए कि 6 यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट ये 90 हो गया और ये 20 कह दीजिए 36 यानी 126 हो गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 126। तो अब आप आइए कि 6 पॉइंट हम लोग जानते हैं कि जो भी रिएक्ट करेगा उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा बराबर, यानी हम कहेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 ट्वाइस H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। यही हम लोग पढ़ चुके हैं टाइट्रेशन में। तो आप बताइए H2C2O4 6.3 ग्राम है, लेकिन ये कितने में है 250 में है, तो 250 से डिवाइड करिए और 10 के लिए इतना मास हो गया। मास को
आप डिवाइड करेंगे मोलर मास से, ये 126 हो गया, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स हुआ। और H2C2O4 एसिड है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया। और यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट NaOH के बराबर होगा, तो 0.1 इंटू V अपॉन ये क्या कर देंगे 1000। अब जरा ये ध्यान दीजिएगा, ये हमने निकाल लिया 10 ml के लिए, तो ये और ये ऐसे कैंसिल कर दीजिए, ये इसको या इसको ऐसा करिए, यहाँ रहने दीजिए, इस 10 को और इससे कैंसिल कर देंगे, ये देखिए 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप बता दीजिए कि यहाँ से भी यदि निकालेंगे, भी यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 200 यानी कह दीजिए 1000 अपॉन 250 इंटू 0.1, इससे कैंसिल करेंगे 4, यानी हमारे क्या हो जाएगा 40 ये ml। ध्यान में रख लेंगे बात को। चलिए 79 में, क्वेश्चन नंबर 79 में आ रहे हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज मोस्ट सॉल्युबल। जैसे देखिए Bi2S3 है, इसका KSP यदि बोलेंगे तो 2 to the power 2 कह दीजिए 3 to the power 3 S to the power 2 plus 3, यानी आप देख सकते हैं ये 4 इंटू 27 इंटू S to the power 5 हो गया। और ये KSP का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है गौर करिए, 1 इंटू 10 to the power -17 ये दिया हुआ है। तो यहाँ से S निकालेंगे 10 to the power -17 अपॉन 4 इंटू 27 to the power 1/5। इसी तरह से सबका S निकाल लेंगे, सॉल्विटी निकाल लेंगे। जैसे देखिए हम फिर बोल रहे हैं, अब देखिए MnS है, MnS की बात करते हैं तो MnS के लिए KSP लिखेंगे, S स्क्वायर के बराबर होगा 1 to the power 1 1 to the power 1 S to the power 1 plus 1। S इक्वल टू KSP दिया हुआ है 10 to the power -16 का रूट, यानी देखिए 10 to the power -8 के टर्म में आएगा। तो ये बता दीजिए 10 to the power यानी ये S जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power ये लगभग 100 हो जाएगा, 100 से ये 100 ऊपर जाएगा तो 10 to the power -19 के करीब होगा, और इसका to the power 1 यानी ये लगभग 10 to the power -4 के बराबर का होगा। तो देखिए ये वैल्यू हमारा सबसे बड़ा निकलेगा, इसलिए हमारा आंसर ऐसे ही चेक करते जाएंगे और जो सबसे बड़ा होगा वही हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा। तो मोस्ट सॉल्युबल, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी जिसकी होगी वही होगा, तो इसलिए ए यहां पर आपका सही होगा। फिर आइए 79 के बाद 80 कह रहा है इन द रिएक्शन 2A + B से A to B है। रेट की यदि बात करेंगे तो रेट कांस्टेंट के A का स्क्वायर और B बता चुके रखे हैं। यदि ऑर्डर ना दे दिया जाए और रेट लॉ पूछे तो थ्योरेटिकल रेट को ही हम लोग क्या ले लेंगे, एक्सपेरिमेंटल रेट ले लेंगे। अब कह रहा है कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, A के कंसंट्रेशन को हम 2 गुना करते हैं, डबल करते हैं। जैसे मान लीजिए K ऐसे 1 to the power 1 1 to the power 1 कर दीजिए, यानी ये K के बराबर हो गया। अब कंसंट्रेशन ये R1 हो गया, अब कंसंट्रेशन R2 लिखते हैं, देखिए K और डबल कर दिया 2 to the power 2 हो गया। और कहता है कि B का हाफ कर दिया इंटू 1/2 to the power 1/2 कर दीजिए, यानी ये क्या हो गया 2K के बराबर। तो इसका मतलब है कि R1 अपॉन R2 जो हो गया वो 1/2 हो गया, यानी R2 इक्वल टू 2R। 2R यानी 2 गुना हो गया, तो इंक्रीज किया, इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स। 81 में आ जाइए। क्वांटम फैक्टर 0.1 m BaNO3 इज 2.74। यही देखिए BaNO3 होल ट्वाइस है, इसका क्वांटम फैक्टर 2.74 है और इसका कंसंट्रेशन 0.1 m है। चलिए रहने दीजिए। कह रहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद करिए I इजकल टू 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस n बोलते हैं, तो इसके लिए n का वैल्यू किसके बराबर होगा 2 और 1 3, ये लिखेंगे। तो बता दीजिए I 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस 3 कर दीजिए, 1 माइनस 3 यानी 1 प्लस 2 अल्फा बोलेंगे। I 2.74
74 है, तो इसलिए अल्फा इजकल टू 2.74 माइनस 1/2 यानी 1.74 डिवाइड बाय 2 यानी 0.84 ये अल्फा हुआ। तो परसेंटेज आयोनाइजेशन या परसेंटेज डिसोसिएशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 100 यानी 84%। 84 नहीं, ये 87%। चेक कर लीजिए। 82। आइए क्वेश्चन नंबर 82 पर बात कर लेते हैं। कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन होता है, कॉन्फिडेंस रखो, अब एग्जाम आने वाला है, एकदम कॉन्फिडेंस से एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कह रहा रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैविंग हाफ लाइफ ऑफ 2.3 डेज वाज रिसीव्ड आफ्टर 9.2 डेज। ये देखिए टी आपका 9.2 है, टी हाफ जो है, टी हाफ ये 2.3 है, और a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स 300 है, और a हमसे पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेडियो एक्टिव है तो फर्स्ट ऑर्डर ही होगा, a माइनस एक्स इजकल टू a और 1/2 टू द पावर t अपॉन टी हाफ, t अपॉन टी हाफ होता है फार्मूला। ये a माइनस एक्स 300 है इजकल टू a निकालना है 1/2 टू द पावर, अब बताइए 9.2 डिवाइड बाय 2.3 यानी हम इसे लिखेंगे a 1/2 टू दी पावर 4 यानी a बाय 16 इजकल टू 300, इसलिए a इजकल टू 300 इंटू 16 यानी 448 ये बोलेंगे, यानी सी नंबर आंसर होगा। ये 82 था। आइए 83 पर बात करते हैं। Volume of water which must be added to the mixture of 305 centimeter cube of, देखिए ये मिक्सर है, ठीक है, इस मिक्सर में हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो फाइनल सॉल्यूशंस जो होगा, तो ये मिक्सर में दो चीज़ें हैं, 650 ml और 350, यानी ये 1000 ml का मिक्सर है, 1000 ml का मिक्सर है। इसका जो वॉल्यूम होगा वो 1000 प्लस भी कर दीजिए, ये इतना ml हो गया। तो हम मोलरिटी ऑफ द मिक्सर 3 है, तो हम लोग पढ़े हैं m मिक्स इजकल टू, याद करिए, m मिक्स इजकल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v मिक्स, ये v मिक्स लिख लीजिए एक बार, v मिक्स लिख लीजिए। अब मिक्सर का मोलरिटी ये 3 है, और m1 जो है वो आपको दिया हुआ है 6 और वॉल्यूम 6 इंटू 350 प्लस m2 है 3 इंटू 650, ये कहेंगे अपॉन 1000 प्लस भी कर दीजिए। अब इसी से भी कैलकुलेट करिएगा तो ये 350 आएगा सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर। इसको इधर ले जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये। आइए क्वेश्चन नंबर 84। द efficiency of enzyme in catalyzing the reaction is due to its capacity to form the strong enzyme substrate complex, यानी वो एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी स्ट्रॉन्ग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, यही करेक्ट हो जाएगा। डिक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल गलत, द चेंज इन शेप ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल गलत, रेज इन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन गलत। स्पीड कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, तो इसके लिए वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंजाइम कैटालिसिस आप पढ़े हैं, उसी का क्वेश्चन है। फिर आइए 85 में pH ऑफ 0.1 m मोनोबेसिक। 85 में हम आ रहे हैं, 85 में pH ऑफ 0.1 m मोनोबेसिक एसिड, ये हुआ मोनोबेसिक एसिड, इसका pH दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 है pH है, और ये कंसंट्रेशन 0.1 m है। तो आप बताइए H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होता है ये C अल्फा के बराबर आप पढ़े हैं। pH यदि 2 है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पर 10 टू द पावर -2 इजकल टू C 0.1 और अल्फा लिख दीजिए, अल्फा इजकल टू 10 टू द पावर -1। ये अल्फा का वैल्यू निकला। और क्वांटम फैक्टर I इजकल टू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस n, यानी 1 माइनस अल्फा, और इसके लिए एक H प्लस आयन और एक माइनस, यानी n का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, 2। तो 1 माइनस 2 यानी ये 1 प्लस अल्फा हो गया। अल्फा 0.1 है, देखिए
यानी ये क्या हुआ 0.1, तो ये I का वैल्यू 1 प्लस 0 यानी 1.1 हो गया। अब हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू ICRT होता है, I 1.1 है, C 0.1 है, RT यानी 0.11 RT। चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन है वही सही। आइए क्वेश्चन नंबर 86 में, अ सैंपल ऑफ एयर कंटेन्स ओनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड H2 वेपर। H2 यही है कि ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और H2O है। सैचुरेटेड होगा तो वाटर वेपर भी होगा, ये तीनों है मान लीजिए। इसका प्रेशर 640 mm है, ये दिया हुआ है, और मुझे दिया हुआ है टोटल प्रेशर 640 टॉर, mm नहीं, टॉर एक ही बात है, 1 mm 1 टॉर होता है, टॉर है दिया हुआ। द वेपर प्रेशर इज 40 टॉर, द वेपर प्रेशर यानी H2O वेपर का, इसका प्रेशर 40 टॉर है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सर है, इसका प्रेशर है 600 टॉर। घटा देंगे इसमें से, ये 600 टॉर हो गया। अब इसका रेशियो दिया हुआ है 3:1, नाइट्रोजन 3 और ये है 1। अब बताइए पार्शियल प्रेशर, मुझे नाइट्रोजन का पूछा गया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 3:1 है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर पूछा गया है, तो नाइट्रोजन का मोल अपॉन टोटल मोल, ये 4 मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर 600 करेंगे, 15 450 टॉर, ये बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 0 फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है, याद करिए, यदि सॉल्यूशन है तो डेल जी निगेटिव ही होगा, तो लेस देन 0 डेल जी में होगा। फिर 88 में करा 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स इतना 0.56 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। आइए, मेटल कार्बोनेट है 1 ग्राम और मेटल ऑक्साइड है 0.56। तो हम पढ़ चुके हैं कि दो के मास का रेशियो उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट 2, कार्बोनेट का मतलब CO3 2 माइनस है, ये 60 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट हो गया, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, E का वैल्यू 20 आएगा, आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर करें अ मोल ऑफ एनहाइड्रस MgCl2 डिजॉल्व इन वाटर एंड लिबरेट 25 कैलोरी, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ MgCl2 इज इतना, कैलकुलेट द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2। देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये MgCl2 प्लस ट्वाइस H2O, ये बनाता है MgCl2 ट्वाइस H2O। इसके लिए एंथैल्पी जो है ये दे दिया गया है, इक्वल टू -30 किलो कैलोरी, यूनिट ध्यान में रखिएगा, कैलोरी ये दिया हुआ है। दूसरा है कि ये MgCl2 को वाटर में ऐड करते हैं तो ये डिसोसिएट करता है, आयोनाइज करता है Mg2 प्लस आयन और कह दीजिए OH माइनस आयन, OH माइनस में 2Cl माइनस आयन, एक्वस, ये एक्वस। इसके लिए एंथैल्पी दिया हुआ है, करे लिबरेट -20 कैलोरी, ये भी दे दिया गया। करे हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgCl2, मुझे ये पूछ रहा है MgCl2 ट्वाइस H2O, ये Mg2 प्लस आयन प्लस 2Cl माइनस आयन और ये वाटर है। इसके लिए एंथैल्पी कितना होगा ये हमसे पूछा, तो इस दोनों की मदद से मुझे निकालना है। तो देखिए ये इधर चाहिए तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए यानी कह सकते हैं इसको भी वाटर में ऐड कर दीजिए, ये है। अब आप बता दीजिए इसको वाटर में जब ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट करेंगे, इसके लिए निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे भी वाटर एक्सेस है, इसे नहीं भी लिख सकते हैं इस चीज़ों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बता दीजिए कि ये MgCl2 इसको इधर ले आएंगे और Mg2 प्लस आयन और 2Cl माइनस आयन और H2, ये यदि इधर आएगा ये इधर जाएगा तो H2O बनेगा। ये इसको छोड़ दीजिए, ऐसे लिखिए, इसमें वाटर ऑलरेडी है। तो हमें बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा, डेल H इक्वल टू, इस दोनों को केवल जोड़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डेल H1 इंटू 1 -1 प्लस डेल H2
अब आप बता दीजिए ये क्या हो गया, -30 इंटू -1 प्लस 20 -25 अब बता दीजिए 30 -25 यानी ये +5 के बराबर हो गया कैलोरी में, यानी 89 हो गया। 90 में आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 89 था। आइए 90 डिस्कस कर लेते हैं। देखिए Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस, ये I2 प्लस Cr3 प्लस है। इसका ई सेल दिया हुआ है, ई सेल दिया हुआ है ये 0.7 है। देखिए ये रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड पर होगा, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड पर होगा। तो मुझे यही तो निकालना है, ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इसके लिए जो वैल्यू दिया हुआ है वो देखिए दे दिया गया है 1.33, 1 ई कैथोड ये है, इसका वैल्यू 1.33 है, और इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है ये कितना होगा। हम क्या लिखेंगे बोलिए, 1.33 माइनस, और इसका वैल्यू मुझे पूछा गया है हमें, और ये दे दिया गया है 0.79, यानी 0.79 इजकल टू 1.33 माइनस ई। तो ई इजकल टू 1.33 माइनस 0.79। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 0.54 के बराबर होगा ना, चलते रहो, ठीक है, यानी इतना वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ओके, थैंक यू बेटा।